तो आरसीबी और जीटी का मैच हो गया खत्म। और मेरी नजर में तो ये मैच कोई इनसिग्निफिकेंट ही था, क्योंकि दोनों टीमें बिल्कुल मरी पड़ी हुई हैं। कोई मतलब आज भी 11 मैचेस के बाद इन लोगों के 8-8 पॉइंट्स हैं, और अब ये बिल्कुल हाइपोथेटिकली है कि इनमें से कोई प्लेऑफ में पहुंच जाएगी या जो कुछ भी हो। लेकिन फिर भी ये ठीक है कि थोड़ा बहुत सामने वाली टीमों को प्रेशर कर सकती हैं या पार्टी स्पॉयलर्स हो सकती हैं किसी टीम की। अभी ये तो देखना पड़ेगा कि इनके क्या ऊपर वाली टीमों के साथ कुछ मैचेस बाकी हैं क्या। और टॉस जीत लिया आरसीबी ने टॉस जीत के बॉलिंग ले ली, और आज शायद इन लोगों ने कुछ नया विकेट बनाया था या क्या किया था, तो विकेट में तो बहुत ही ज्यादा जैसे कि कल बेंगलोर में बारिश भी हुई थी तो उसकी वजह से मॉइस्चर वगैरह रहा होगा। बदकिस्मती से जीटी की पहले बैटिंग आ गई। अब पहले बैटिंग आ गई, ऊपर से गिल तो वैसे भी नहीं चल रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अब तो मुझे यही लग रहा है कि इसको गिल को तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सॉर्ट्स हो गया है ये, कि इसे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या, बैटिंग करूं तो करूं कैसे, जबकि इसको समझना चाहिए। और इसके ये जो कोच और ये आशीष नेहरा और गैरी कर्स्टन दोनों हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लोग बाग बड़ी गैरी कर्स्टन की तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। देख लो आप गुजरात की क्या हालत हो गई। अरे पिछले सालों में जो गुजरात की परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो वो इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। उसमें मैं तो हमेशा से ये कहता हूं कि हार्दिक पांड्या का कुछ वो नहीं है। बॉलिंग में इनके बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और ये नए थे, इस वजह से इन लोगों के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं थे। और ये स्पिनर्स इनके दोनों बहुत अच्छी कर रहे थे, नूर अहमद और ये राशिद खान। बाकी मोहित शर्मा नया नया डिस्कवर हुआ था तो इस वजह से लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अब ये क्या हो गया कि अब स्पिनर्स की तो थोड़ी सी हालत खराब हो गई है। और दूसरी बात, मोहित शर्मा का जादू खत्म हो गया। ये तो पिछले 4 मैचेस से मैं कह रहा हूं, लेकिन ये घसीटते चले जा रहे हैं। आज भी क्या 2 ओवर में 32 रन दिए ना उसने। ये क्या गिल को, गैरी कर्स्टिन को, आशीष नेहरा को समझ में नहीं आ रहा है क्या? जो बात हम पिछले 4 मैचेस से, जीटी के जो 4 मैचेस हुए उससे हम चिल्ला रहे हैं कि भैया इसको मत खिलाओ, इसको खिलाने का कोई फायदा नहीं। और रहा साहब मतलब खिलाने का ना खिलाने का तो छोड़ ही दो आप। आज तो नौबत ये आ गई कि उससे तो ओपनिंग बॉलिंग करवानी पड़ी, जबकि वो पुरानी बॉल से करता है। अब वो क्यों आ गई? क्योंकि इन लोगों ने बैटिंग खराब की। मतलब आज तो गजब ही कर दिया इन लोगों ने, रिकॉर्ड तो परफॉर्मेंस दी है बैटिंग की। 6 ओवर में 23 रन पे 3 विकेट, मतलब इतना सड़ा पावर प्ले तो मेरे ख्याल से आईपीएल की हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। क्या मतलब, देखिए यहाँ पे मुझे ये लगता है कि इतने बड़े बड़े ये लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, और लोग बाग गैरी कर्स्टन की बड़ी तारीफ करते हैं। भैया यार तुमको नहीं समझ में आ गया था कि विकेट ऐसा नहीं है? तो जब आपने देख लिया कि विकेट में बल्ले पे बॉल नहीं आ रही है, तो स्टिल यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ द पावर प्ले एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग सो मेनी विकेट्स। ये तो मुझे बिल्कुल ही सेंसलेस बात लगती है ना। इसमें क्या क्या मतलब समझदारी की कौन सी बात है यार? जब विकेट में बॉल बल्ले पे नहीं आ रही है उस टाइम आप ये क्यों सोच रहे हो कि हम पावर प्ले का फायदा उठाएं? अब ये पावर प्ले का फायदा उठाने के चक्कर में ही इनके विकेट गिरे ना। जब भाई विकेट पे अगर थोड़ा सा बॉलर के लिए मदद है तो आप पावर प्ले निकल जाने दो ना यार। पावर प्ले निकल जाने दो, जो बॉलर्स उनकी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आप वेट करो कि भाई वो थोड़ा सा थक जाएं या उनके ओवर खत्म हो जाएं, उसके बाद आप कर लो। अगर यही इन लोगों ने ये जो जिस तरीके से गंदी तरीके से बैटिंग की है, तो अगर इसका ये मान लीजिए ये सब नहीं किया होता और इनके पास विकेट्स बाद में बचे होते तो ये और ज्यादा रन बना सकते थे ना। ये जो 147 रन इन्होंने बनाए हैं वो इसको ले जा सकते थे 175 180 तक। 175 180 में आपको मालूम है बाद में जिस तरह से आरसीबी ने बैटिंग की है और बाद में विकेट स्पिनर्स को मदद देने लगा। मतलब बड़ा अजीब सा ही बिहेवियर था आज विकेट का, कि शुरू में तो बहुत ज्यादा बॉलर्स को मदद दे रहा था, फास्ट बॉलर्स को। उसके बाद फिर थोड़ा सा ईज आउट हो गया। फिर ईज आउट होने के बाद मतलब वो आरसीबी के पावर प्ले तक चलता रहा। और फिर उसके बाद जहां पावर प्ले के बाद इन लोगों को समझ में आया कि हमें बॉल किस तरह से करनी है जीटी वालों को, उन्होंने विकेट लेने चालू किए। तो 25 रन के अंदर तो उन्होंने 6 विकेट गिरा दिए आरसीबी के। जो पहला विकेट ही उनका 92 पे गिरा था, फाफ डू प्लेसी। तो ये थोड़ा सा इन लोगों को सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन गैरी कर्स्टन के बारे में भी लोगों की जो गलतफहमी थी वो थोड़ी दूर हो गई होगी। और बहुत अच्छी बात है कि ये अब गैरी कर्स्टन जा रहा है ये फटीचर पाकिस्तानियों की कोचिंग करने, वर्ल्ड कप में ही उनकी कोचिंग करेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। इसको भी कोई समझ वमझ है नहीं। ये जो इंडिया की जो वर्ल्ड कप की जो विक्ट्री हुई थी 2011 में,
उसका फालतू लोग हुआ क्रेडिट इसको गैरी कर्स्टिन को देते रहते हैं यार, वो बिल्कुल अलग चीज थी। ये हमें समझ में आ रहा है ना, इतने बड़े सूरमा होते कोच तो फिर तुम जीटी की हालत ये ऐसे कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल गलत डिसीजंस हो रहे हैं जीटी में। मोहित शर्मा को आप घसीटते चले जा रहे हो। अच्छा, उसके पहले मैं ये बात करूं कि ये नौबत आई क्यों कि इनको ये सब करना पड़ा, कि मोहित शर्मा से इनको ओपनिंग बॉलिंग करवानी पड़ी। ये उसको संदीप वॉरियर को नहीं लेके आ पाए ना आज, क्योंकि इनको तो विजय शंकर को लेके आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। अब वहां पे भी मैं ये कहूंगा 17वें 18वें ओवर में आपने सब्स्टिट्यूट लिया क्योंकि आपको ये लग रहा था कि 7 विकेट हो गए तो अब तो हमें सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा। अब विजय शंकर ने क्या कर लिया, और आप क्या सोच रहे हैं जब बॉलिंग इतनी अच्छी हो रही है तो विजय शंकर आके कितने रन ठोक देगा यार, क्या कर लेगा? तो आपने अपना सब्स्टिट्यूट वहां पे खत्म कर दिया, जबकि आपको ऐसे विकेट के ऊपर बॉलिंग के सब्स्टिट्यूट की ज्यादा जरूरत थी। ये कॉमन सेंसिकल डिसीजन नहीं है क्या कि आप जहां बॉलर को विकेट मदद दे रहा है उस विकेट के ऊपर आप बैट्समैन ले रहे हो? देखिए उसने अगर बना भी दिए तो कितने रन बना देगा वो? ऐसा तो नहीं कि वो कोई 3 ओवर में 50 रन ठोक देगा। विकेट जब मदद कर रहा है बॉलर्स को तो बैट्समैन ऐसा कैसे कर सकता है? आपको जब ऐसे में आपको लेना ही था सब्स्टिट्यूट तो आपको बॉलिंग सब्स्टिट्यूट लेना था, और संदीप वॉरियर आपका बहुत अच्छा बॉलर रहा है। अब आपने उसको लिया नहीं, इसने विजय शंकर ने कितने रन बनाए, उसका क्या फायदा हुआ? अभी देखिए वृद्धिमान साहा 1 रन बना के आउट हो गया। सिराज ने अच्छी बॉलिंग की आज, सिराज फिर शुभमन गिल को भी मोहम्मद सिराज ने आउट कर दिया, दोनों ओपनर्स को आउट कर दिया। साई सुदर्शन ने जबरदस्ती पेस को फोर्स करने की कोशिश की। अब वो यही है, जब विकेट में मदद है आप फिर भी अगर मारने जाओगे पावर प्ले में, आउट हो गया वो भी मतलब कैमरून ग्रीन के ऊपर आउट हुआ है। इससे समझ में आना चाहिए कि बॉलिंग के लिए कितनी मददगार थी विकेट। और फिर उसके बाद शाहरुख खान रन आउट हो गया, कोहली ने जबरदस्त थ्रो मार दिया। डेविड मिलर जरूर अच्छा खेल रहा था लेकिन वो एक शॉट एक्स्ट्रा मारने के चक्कर में 20 बॉलों में 30 रन बना के आउट हो गया। शाहरुख खान और ये लोग ठीक ठाक खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, बदकिस्मती से शाहरुख खान आउट हो गया। और ये शाहरुख खान का लिए इन लोगों ने अच्छा काम किया है कि इसको ऊपर भेजने लगे बैटिंग में। फिर राशिद खान ने 14 बॉल में 18 रन बनाए। विजय शंकर ने, अब बताइए, वही 7 बॉल में 10 रन बना के आउट हो गया ना वो। अब फायदा क्या हुआ? आपका सब्स्टिट्यूट चला गया, ये 10 रन बन भी गए तो इससे फायदा क्या था? कुछ भी नहीं हुआ ना। क्या फायदा होना था इससे? ये बहुत ही गलत डिसीजन इन लोगों ने लिया, ये नहीं लेना चाहिए था। फिर उसके बाद जब आरसीबी की बैटिंग शुरू हुई तो आरसीबी और विराट कोहली और फाफ ने तो जो ठोकना पीटना चालू किया है, तो ऐसी तो बैटिंग मैंने आज तक नहीं देखी आरसीबी की तरफ से। मतलब वो गिल ने, इसने शायद एक बार तभी था जब ये क्रिस गेल ने 75 रन बनाए, 175 रन बनाए थे, तब उस टाइम उसने 17 बॉल्स में 50 मारी थी। तो वही वो उसने उस तरीके से पिटाई की इन दोनों लोगों ने। 6 ओवर में 92 तो बहुत ही गजब हो गया। फाफ उसमें, ये लोग उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि ये सोच रहे हैं कि हमको 9-10 ओवर में खत्म करना है जिससे नेट रन रेट जितनी बढ़ सके बढ़ जाए। वो तो ठीक है, मैंने मान लिया। फिर उसके बाद जब फाफ आउट हो गया तो फाफ के आउट होने के बाद इन लोगों ने जो बैटिंग की है ना वो बहुत गड़बड़ की है। अब फाफ आउट हुआ, फिर उसके बाद विल जैक्स के, जैसे ही विल जैक्स बैटिंग करने आया उस टाइम तो नूर अहमद जो बॉलिंग कर रहा था अचानक उसकी बॉल ग्रिप करने लगी, और फिर तो विल जैक्स का तो फिर वो तो टुल्ला है, उसको तो आपको पता है कि फिर क्या होगा उसका। वो आउट हो गया। तीसरा विकेट 105 रन पे रजत पाटीदार आउट हो गया। रजत पाटीदार ने गड़बड़ कर दिया। यहां तक शायद ये लोग सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि सिचुएशन खराब भी हो सकती है। और ये बात तो सही है, जब 6 ओवर में 92 रन बन जाए और आपको 148 का स्कोर बनाना हो तो फिर कोई भी टीम ऐसा मुझे लगता है कॉम्प्लेसेंट हो सकती है। तो इसमें मैं आरसीबी के बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं काटूंगा, क्योंकि हो सकता है उनको लगा कि यार ठीक है विकेट गिरेंगे भी तो कितने गिरेंगे, लेकिन वहां तो ये हुआ, पाटीदार भी आउट हो गया, ग्लेन मैक्सवेल भी आउट हो गया, कैमरून ग्रीन भी आउट हो गया। जोशुआ लिटिल ने जो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल करनी शुरू की उससे हो गया काम। यही शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल आरसीबी वालों ने की थी, फास्ट बॉलर्स ने। तो वो देख के इन लोगों ने पहले से क्यों नहीं किया ये काम? अब ये इसमें तो आता है ना काम कोच का, बॉलिंग कोच का। अब आजकल तो आशीष नेहरा तो जब से जीटी की ठुकाई पिटाई शुरू हुई है, आशीष नेहरा का तो बिल्कुल चेहरा ही नदारद है, कहीं दिखता ही नहीं है वो। पहले तो वो जब टीम जीतती थी तो ग्राउंड पे बाउंड्री पे खड़ा रहता था, अभी मुझे तो बहुत दिनों से दिखा ही नहीं आशीष नेहरा। तो ऐसा हाल है इन लोगों का। जोशुआ लिटिल ने 4 विकेट लेके
हालांकि उसकी शुरू में पिटाई हो गई थी, लेकिन फिर 4 विकेट लेके उसने कर दिया, थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर दिया था। और ये तो दिनेश कार्तिक अगर आउट हो गया होता ना तो और भी ज्यादा ड्रामा हो जाता। लेकिन ठीक है, चलिए हो गया खत्म। बाकी तो कुछ होने जाने वाला नहीं था। अब इसमें क्या, मोहित शर्मा ने 2 ओवर में 32 रन दिए, जोशुआ लिटल ने 4 ओवर में 45 रन देके 4 विकेट, मानव सुतार को पीट दिया कोहली और फाफ ने। नूर अहमद ने देखिए 4 ओवर में 23 रन देके 2 विकेट, इसका मतलब कितनी ज्यादा मदद थी। राशिद खान का तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, जब से वो फिटनेस के बाद वापस आया है तो थोड़ा सा मुश्किल ही है काम उसका। विराट कोहली ने 27 बॉल में 42 रन बनाए, फाफ ने 23 बॉल में 64 बनाए, बहुत बढ़िया खेल रहा था फाफ। विल जैक्स 3 बॉल में 1 रन बना के आउट हो गया, 3 बॉल में 2 रन बना के पाटीदार आउट हुआ। ग्लेन मैक्सवेल टुल्ला कितना गंदा शॉट मार के आउट हुआ है ये, 3 बॉल में 4 रन। कैमरून ग्रीन को तो हवा ही नहीं लगी बल्ले से निकल के, कब वो थर्ड मैन पे कैच हो गया। दिनेश कार्तिक ने 12 बॉल में 21 रन बनाए। दिनेश कार्तिक ने थोड़ा सेंसिबली खेला, हालांकि यहाँ पे एडवांटेज ये था कि रन बहुत कम बनाने थे। यही रन अगर थोड़े ज्यादा बनाने होते तो शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती उसको भी। और फिर स्वप्निल सिंह ने 2 चौके मार दिए, छक्का मार दिया, मैच खत्म हो गया। तो ये स्कोर इन लोगों का बहुत कम था। अगर ये स्कोर ले गए होते ढंग से सेंसिबल बैटिंग करके, इन लोगों ने लालच नहीं किया होता शुरू में। मुझे यही लगता है कि ये जब टीमें शुरू में आती हैं मारने और विकेट डिफिकल्ट है, तब भी पावर प्ले में क्यों लगी रहती है पीटने के लिए। थोड़ा सा देख लो यार, 7-8 ओवर तक देख लो, विकेट अगर हाथ में होंगे तो बाद में कवर कर सकते हो। और अगर विकेट कंटिन्यूअसली खराब ही खेलता रहता है तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसमें भी आप आखिरी 5 ओवर में अगर विकेट हाथ में हो तो कुछ कर सकते हो। विकेट हाथ में होना बहुत जरूरी है। शुरू में ही विकेट गिरा दोगे तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, वो बड़ी मुश्किल हो जाती है बात। क्योंकि जो बाद में बैटिंग करने वाले जो बैट्समैन होते हैं T20 में खासतौर पे, उनको लंबा खेलने की आदत नहीं होती है। तो ये है। अब चलिए, ये हो गया है, अब ये आरसीबी जीत गई है। और पॉइंट्स टेबल का अभी जो सिचुएशन है, तो पॉइंट्स टेबल में देखिए राजस्थान रॉयल्स तो वही है 16 पॉइंट्स के साथ नंबर 1, KKR 14 के साथ नंबर 2 पे, लखनऊ है 12 पॉइंट्स के साथ तीसरे पे, CSK 10 पे है, दिल्ली 10 पे है, आरसीबी अब 8 पे पहुंच गई है 11 में से 4 जीत के, पंजाब 10 में से 4 जीत के 8 पे है, ये गुजरात जो है वो 11 में से 4 जीत के 8 पे, और मुंबई अब 10वें पे पहुंच गई है। तो मुंबई आई है अब बिल्कुल अपने बराबर लेवल पे आ गई है इस बार, लेकिन GT 9वें पे पहुंच गई। और आरसीबी एकदम से उछल के 7वें पे आ गई, क्योंकि इन लोगों ने अपनी रन रेट बहुत सुधार ली है। तो अगर विकेट इनके नहीं गिरे होते, इतनी बेवकूफी से अगर मारा मारी नहीं की होती इन्होंने, तो शायद ये मतलब इनकी रन रेट और भी ज्यादा अच्छी हो जाती। तो अब ये सोच रहे हैं कि बाकी 3 मैचेस भी जीत के 14 पॉइंट्स पे पहुंच जाएं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ऊपर वालों को भी हारना जरूरी है, जिससे बीच में थोड़ी सी गंदगी मचे दूसरे तीसरे चौथे पॉइंट के लिए, प्लेस के लिए थोड़ी गंदगी होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि ये टीमें आपस में एक दूसरे को हराएं, नीचे वाली टीमें ऊपर वालों को हराएं, तब जरा मजा आएगा। तो ये है, कुल मिला के ऐसा हो गया। अभी ये तो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन है। कल के जो मैचेस हैं, संडे के 2 मैचेस हैं। तो पहला मैच तो है पंजाब और CSK का। कल शाम का जो दूसरा मैच है वो है लखनऊ और KKR के बीच में। तो पहला मैच जो पंजाब और CSK का है वो है धर्मशाला में। अब CSK की तो हालत वैसे ही खराब थी। CSK ने जो बेवकूफी करनी चालू की है, और ये अपनी बेवकूफी से, मतलब बेवकूफी को सुधारने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, इसलिए मुझे तो इनसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। क्योंकि ये अदरवाइज ये टीम को ढंग से खिलाते और कुछ ढंग से ये करते, लेकिन ये तो बिल्कुल ही वही ढाक के 3 पात वाली सिचुएशन में चल रहे हैं। ये मुझे वही लगता है जो मैंने पिछला वीडियो इनका किया था, कि इनको जरा ईगो ज्यादा आ गया है कि हम तो कुछ भी करके और कुछ भी करके सामने वाली टीम को मैस्मराइज कर देंगे। तो वो ऐसे नहीं होता है। सामने वाली टीमें भी सीरियस क्रिकेट खेलने आई हैं, सारे प्रोफेशनल्स हैं। आप बेवकूफी करोगे तो वो पकड़ ही लेंगे, जो कि पकड़ लिया था उन्होंने। अब इसमें इनको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सुन रहे हैं कि मुस्तफिजुर तो खैर चला ही गया है, पतिराना और तीक्षणा भी नहीं है। अब हालांकि धर्मशाला में मुझे नहीं लगता कि तीक्षणा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पतिराना की तो जरूरत पड़ेगी। पतिराना की तो पिछले मैच में भी जरूरत पड़ी थी। और दीपक चाहर तो मुझे लगता है अनफिट हो गया। हालांकि उसका रहना नहीं रहना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो 6 में से 1 मैच में विकेट लेता है। तो अब ये शार्दुल ठाकुर और वो तुषार देशपांडे, पता नहीं वो भी फ्लू उसका ठीक हुआ कि नहीं, तो वो कल ही पता चलेगा।
अब कह क्या सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब का पलड़ा भारी है, क्योंकि ये तो सीएसके ने देखिए बेवकूफी ज्यादा कर रहे हैं। ये टीम तो अच्छी खिला सकते हैं, ये मैच भी अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन ये बेवकूफी की टीम खिला रहे हैं। ये हठधर्मी पे उतरे हुए हैं, तो इस वजह से मुझे इनके ऊपर भरोसा नहीं है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। मैच मुझे लगता है पंजाब का पलड़ा भारी है, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो पिछले 5 मैचेस जीते हैं इनसे। तो अब मुझे लगता है कि कल तो वो आएंगे पूरी स्ट्रेंथ के साथ, देखते हैं क्या होगा। और दूसरा मैच जो है वो केकेआर और लखनऊ के बीच में है। अब उसमें लखनऊ देखिए, श्रेयस अय्यर की किस्मत से मयंक यादव फिर अनफिट हो गया है, तो इसकी पोल खुलने से बच गई, नहीं तो इसकी हालत खराब हो जाती कल। बाकी तो अब देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन ये 50-50 मैच होगा। मतलब जिसकी भी किस्मत थोड़ा सा साथ दे गई वो टीम कर ले जाएगी काम, क्योंकि लखनऊ घर पे खेल रही है और केकेआर स्ट्रांग टीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहां सबसे वीक लिंक श्रेयस अय्यर ही है, बाकी तो सब ठीक ही खेल रहे हैं। तो अब देखते हैं कल क्या होता है इनके मैचेस में। मिलेंगे कल के मैचेस के बाद। लेकिन अभी मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो काफी, मुझे अच्छा लगता है कि काफी आप लोग कमेंट्स करते हैं, और रिसेंटली आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट काफी बढ़ गया है, जिसको देख के मुझे भी अच्छा लगता है। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग योर कमेंट्स। और मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि सभी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं, सभी को जवाब देने की कोशिश करता हूं। मैं जितना भी लिमिटेड टाइम रहता है, जब भी टाइम मिलता है, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करता हूं। और मुझे एक चीज कहनी है कि आप लोगों से मुझे मतलब अब देखिए हम लोग 500 करीब का हमारी फैमिली हो गई है, और मुझे अच्छा लगता है कि आप में से काफी लोग इंटरेक्ट करते हैं। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है ना, कि आप लोग एक दूसरे को भी कमेंट्स करते हैं या कमेंट्स के ऊपर रिएक्ट भी करते हैं ना, तो आप बहुत सभ्य तरीके से करते हैं। देखिए चैनल को डिस्ट्रॉय होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वहां मतलब आपने कई चैनल्स पे देखा होगा, लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं। देखिए मैं हमेशा से ये कहता हूं कि हम लोग आपस में, देखिए ये भले किसी को एक दूसरे को हम देखते नहीं है, लेकिन यहाँ नाम तो आते हैं सबके। कई लोग तो खैर स्यूडो नेम से भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, अगर देखिए आप लोग अगर एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से अगर जवाब देंगे ना कमेंट्स का, तो आप लोगों को ही ज्यादा अच्छा लगेगा। लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा है, उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कोई किसी की चीज पसंद नहीं भी आती है, तो भी आप उसको ठीक ढंग से जवाब दे सकते हैं, और उसके बाद सभी आदमी अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपके ही कमेंट के ऊपर कोई अगर बदतमीजी से जवाब देगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और ये सब एंटरटेनमेंट है, तो इसमें अगर एंटरटेनमेंट के साथ हम दोस्त भी बना सके, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आपने देखा है कई बार, मैं तो खैर ज्यादातर तो ऐसा है कि हमारे चैनल पे कोई भी ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स करता नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मेरी खुशकिस्मती है कि उल्टे सीधे गंदी लैंग्वेज यूज करने वाले लोग आते नहीं है यहाँ, तो बहुत अच्छा है। और आप लोग जितने लोग भी हैं वो भी सब अच्छी बातें करते हैं, तो अच्छा है। एक दूसरे के साथ भी आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के कमेंट्स का जवाब भी दे सकते हैं, और सभी बहुत अच्छी तरह से देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग भी अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे ना, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, और आप लोग भी एक दूसरे को दोस्त बना सकते हैं, उसमें क्या है। तो ये तो एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने व्यूज शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने तो जैसा कहा, मैं कोई यहाँ आंसर देने के लिए नहीं हूं, हम लोग तो डिस्कस करते हैं। यहाँ हम लोगों में से कोई भी टेस्ट क्रिकेटर नहीं है, और टेस्ट क्रिकेटर्स में ही कौन सी अकल है, ये तो हम डिस्कस करते ही है ना, ये तो आपको पता है हमारी। तो मैं देखिए एनकाउंटर 220 है कोई, जिन्होंने लिखा है कि सर आप तो सभी की क्लास लेते हो। तो मैं देखिए, आप सभी लोगों को पता है, मैंने तो चैनल ही स्टार्ट इसलिए किया था पिछले साल, जब मैं इसके पहले जब मैं देखा करता था, तो लोग बाग ना अपना एजेंडा लेके चले आते हैं, और कोई मतलब जबरदस्ती किसी की तारीफ करेगा, कोई उसके दूसरे की तारीफ करेगा, फिर एक दूसरे की टांग खींचेंगे। हमारे चैनल पे जो पुराने व्यूअर्स हैं ना, वो लोग शायद इस बात के गवाह हैं कि हम लोग आज अगर एक मैच में हम रोहित शर्मा की तारीफ कर रहे हैं, तो हो सकता है जब वो अगले मैच में खराब खेले तो हम उसकी उतनी ही क्रिटिसिज्म करें। विराट कोहली को मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया है, और विराट कोहली की मैंने तारीफ भी बहुत की है।
आप तो जानते हैं मैं सीएसके का फैन हूं, सीएसके में मैं धोनी को बहुत पसंद करता हूं, लेकिन पिछले मैच में मैंने धोनी की कितने बखिया उधेड़ी है। तो हम मैच में क्या हुआ है उसको डिस्कस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, हम किसी प्लेयर को पसंद करते हैं, किसी टीम को पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई अंधे भक्त हैं कि हम तो सीएसके कुछ भी गलत करेगी तो हम तारीफ करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। या फिर मुंबई अगर कुछ अच्छा करेगी तो भी हम क्रिटिसाइज करेंगे। हमें कोई मुंबई से ना हमें दुश्मनी है, ना कोई हमें सीएसके से प्रेम है। हम तो अच्छा क्रिकेट देखना चाहते हैं और हम एनालाइज वही करते हैं कि अब जैसे आज के मैच में ही हमने कहा कि भाई कोचेस ने क्या गड़बड़ की। अब ये शुभमन गिल को नहीं समझ में आ रहा है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो बाहर से ये कोचेस को करना चाहिए ना यार कि कब बॉलर को चेंज करना है, कब सब्स्टिट्यूट लेना है कि नहीं लेना है। तो ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। बाकी मैच में क्या हुआ ये तो हमने भी देखा है और आपने भी देखा है। इसमें दो चार चीजें मिस भी हो जाती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन इंटरेक्शन होना चाहिए। दिलीप प्रधान जी कह रहे हैं कि सिर्फ हार्दिक ही नहीं, मुंबई इंडियंस के ओनर्स भी एक्सपोज हुए हैं। फिर उसके बाद ये रोहित हलन कह रहे हैं कि मुंबई का तो हो गया है ओवर। अब ये तो ऑलमोस्ट तय ही है कि मुंबई का तो हो गया है खत्म। फिर दत्ताराम शिंदे जी कह रहे हैं कि मुंबई में तो कोई भी भरोसे का खिलाड़ी नहीं है, एक बॉलर छोड़ के बॉलिंग खराब है, हर बॉल पे रन और मौका मिले तो छक्का चौका लगाना चाहिए। अब ये बात तो सही है शिंदे जी की। फिर उसके बाद गौरव चतुर्वेदी कह रहे हैं कि जय शाह शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम बीसीसीआई एंड सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ शुड बी बीसीसीआई चीफ। तो ये तो थे ना, अब इन लोगों का टेन्योर रहता है। तो खैर मैंने इंडिविजुअली आप सभी लोगों को जवाब दिए हैं जहां तक पॉसिबल हुआ है। लेकिन अच्छा है आप लोग मैसेज भेजते रहिए तो अच्छा लगता है और इसी बहाने इंटरेक्शन होता है। फिर उसके बाद केला रेके कह रहे हैं कि कर्मा कम्स बैक फॉर हार्दिक पांड्या। जानवी ठाकुर ने कहा है कि कर्मा एंड शर्मा ऑलवेज कम बैक। हिमांशु पाल हमारे बहुत पुराने व्यूअर हैं। हिमांशु पाल रेगुलरली कमेंट करते हैं और दूसरे व्यूअर्स के कमेंट्स पे भी कमेंट करते हैं। तो हिमांशु पाल से तो काफी इंटरेक्शन होता रहता है और काफी इंटेलिजेंट और मैच्योर किस्म के कमेंट्स करते हैं हिमांशु। हालांकि मुझे ऐसा मालूम है कि हिमांशु की उम्र तो कम है, लेकिन काफी मैच्योरिटी से कमेंट करते हैं। फिर ये देखिए गौरव चतुर्वेदी कह रहे हैं कि आई एम केयरफुली वॉचिंग योर एनालिसिस सिंस लास्ट फ्यू मैचेस और रिगार्डिंग हार्दिक पांड्या यू आर एक्यूरेट। और हाँ, इनको ये गौरव को ये लग रहा है कि T20 में इंडिया की हालत खराब होने वाली है। तो ये तो देखिए, ये तो मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं कि इंडियन टीम जब वहां आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट्स में जाती है ना, इनकी तो हालत ऐसी डर के मारे पैंट ढीली होने लगती है कि बस मतलब अब गिरे तो तब गिरे, ऐसी हालत हो जाती है। ये थोड़ा सा इनको करना पड़ेगा कि दांत पीस के जाओ वहां ग्राउंड पे बल्ला लेके कि आओ बॉल ही फाड़ देंगे हम। ये अप्रोच होनी चाहिए इनकी। और बॉलिंग में भी जाओ तो मारो, बाउंसर मारो मुंह पे यार, देखा जाएगा जो होगा। कम से कम दम लगा के तो खेलो यार। आपने देखा ना वो ट्रेविस हेड को, मैक्सवेल को कैसे दांत पीस के मारते घुमा घुमा के, वैसे ही मारो ना यार, इधर इन लोगों की दम निकल जाती है। बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियंस के साथ, बाकी कुछ नहीं है। खेलने में और टेक्निकल कॉम्पिटेंस में ये सब लोग बढ़िया हैं, एट पार हैं, बल्कि बेटर हैं। लेकिन वहां जो ब्लड प्रेशर इनका बढ़ जाता है वह वही सब गड़बड़ है। पेट खराब हो जाते हैं इनके डर के मारे। ये गड़बड़ है इनकी। ये थोड़ा सा इनको करना चाहिए सोच समझ के। और ये कप्तान और कोच का काम है, भर के भेजो कि जाओ मारो कुछ भी। अब हालांकि पिछले वर्ल्ड कप्स में तो कप्तान की खुद की हालत ही खराब थी, रोहित शर्मा की। मुझे लगता है इस बार कुछ करेगा, ये करना चाहिए, इसको करना पड़ेगा। क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा प्रैक्टिकली, अगर इन लोगों ने इस वर्ल्ड कप में कुछ ढंग से नहीं किया ना, तो ये इनका लास्ट वर्ल्ड कप हो जाएगा। और वैसे भी इनको ये सोच के जाना चाहिए कि भैया ये तो हमारा लास्ट ही वर्ल्ड कप है। 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप तो इन लोगों का लास्ट था, अब 20 ओवर का भी लास्ट हो जाएगा। तो इसमें कर लो जो करना है बस, नहीं तो फिर चले जाओगे बिना ट्रॉफी के ही। फिर उसके बाद देखिए टोनी डिसूजा कह रहे हैं कि केकेआर इज माय फेवरेट टीम। केकेआर अच्छी टीम है। डॉक्टर जगदीश को नीतीश रेड्डी बहुत पसंद है, नीतीश रेड्डी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। हिमांशु पाल को तो बहुत पसंद है ही नीतीश रेड्डी। और फिर देखिए केला रेके को भी हार्दिक ज्यादा पसंद नहीं है। और भुवी की बॉलिंग उन्हें लास्ट मैच में बहुत पसंद आई थी। बाकी
शैलेंद्र सिंह कह रहे हैं रहाणे, जडेजा, दीपक, शार्दुल को हटाओ, ये सभी टीम पे बोझ है सीएसके की। सीएसके की टीम तो अपने आप के ऊपर ही बोझ बन गई है जिस तरह से खेल रहे हैं लोग। अजय गुप्ता ने कहा, हाँ, अजय गुप्ता का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अजय गुप्ता कह रहे हैं इस आईपीएल में आरआर और फिर या तो फिर केकेआर ही कप उठाएंगे, और आईपीएल में सबका पहले से फिक्स होता है। अब ये मैंने अजय को लिखा भी है कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि फिक्सिंग नहीं करेंगे। फिक्सिंग करने के लिए ना, फिक्सिंग कैसे करेंगे यार, वहां सभी लोगों के पास बहुत बहुत पैसे हैं, और फिक्स कैसे करेंगे, किसको देंगे, क्या, इट्स टू बिग एन ऑर्गेनाइजेशन। फिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। फिक्सिंग, वो देखिए, मैच फिक्सिंग तो पॉसिबल नहीं है। वो स्पॉट फिक्सिंग जो पहले कभी हुआ करती थी कि वो जैसे वो नहीं, पाकिस्तानियों ने पैसे खा के और वो नो बॉल फेंक दी थी, वो स्पॉट फिक्सिंग तो फिर भी कभी कोई इंडिविजुअल बेचारा अगर कभी भावनाओं में बह के पैसे के लालच में आके कर दे तो कर दे, अदरवाइज मैच फिक्सिंग नहीं होती है, इतनी बड़े लेवल पे नहीं होती है। ये ऐसा नहीं हो सकता है, वहां सभी के पास बहुत पैसे, और आजकल मेजर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज्यादा हैं। यहाँ तो फोन कॉल टैप हो जाती होगी प्लेयर्स की, मुझे तो ऐसा लगता है। ये लोग डिक्लेयर भले ही नहीं करते कौन, और सब पे नजर रहती है कौन किससे मिलता है, कि कौन किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा। अब तो पुलिस का इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, साइबर क्राइम ब्रांचेस जो हैं ये पीछे लगी रहती हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो लगा रहता है, तो ये अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोई भी प्लेयर अब रिस्क नहीं ले सकता, और फ्रेंचाइज ओनर्स तो ले ही नहीं सकते। इनका तो क्रिकेट तो देखिए एंटरटेनमेंट वाला एक इनका सेगमेंट है इनके बिजनेस का। ये लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, अगर इसमें कहीं पकड़ा गए तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बाकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जैसे सीएसके के ओनर का हुआ ना, वो कहाँ दिखता है, उसकी वाइफ दिखती है बस, वो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स से तो गायब ही है बिल्कुल। तो ऐसा ही है राजस्थान रॉयल्स की, आपको पता है वो कुंद्रा का क्या हुआ था। तो ये तो है, ये इतनी बड़ी रिस्क अब कोई लेगा नहीं, क्योंकि अब सभी को पता है कि रिपरकशंस बहुत सीरियस हो सकते हैं। और हिमांशु पाल को शिकायत है रोहित शर्मा की, स्ट्राइक रेट बहुत खराब है, एवरेज भी बहुत खराब है T20 में, क्या करेगा, लेकिन करेगा, ये करेगा इस बार ये करेगा, और हार्दिक पांड्या भी करके आएगा। मैं बता रहा हूं आपको, हार्दिक पांड्या भी करेगा। इसको अभी हम लोगों ने बहुत रगड़ा है, लेकिन अब क्या करें, अब ये टीम में जा रहे हैं तो इनका सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ना हमको, क्या कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गए, मुझे लगता है मैंने सभी लोगों के करीब करीब नाम ले लिए हैं। तो मेरा एक्चुअली ये करने का सिर्फ एम ये था कि आप लोग कमेंट्स लिखते रहिए और बात करते रहिए, आप लोग आपस में भी इंटरेक्ट करिए, तो उससे क्या है कि मीनिंगफुल इंटरेक्शंस होते हैं तो अच्छा लगता है। और आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो आफ्टर बोथ द मैचेस। अब कल के 2 मैच हैं यार, 2 मैचेस में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ किसी तरह से लाइव करना शुरू करूं, लेकिन अब इस उम्र में मुझे मालूम ही नहीं है कि लाइव करते कैसे हैं, और लाइव करने में ऐसा नहीं हो कि मैं बोलता भी रहूं और कुछ हो ही नहीं, तो अब वो मुझे देखना पड़ेगा, या आप लोगों में से किसी को पता हो कि कैसे करते हैं लाइव मोबाइल से। तो कंप्यूटर से तो मतलब मेरा कंप्यूटर में चला लेता हूँ, यही बहुत है, मैं अपने काम के लायक चला लेता हूँ, बाकी मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है। मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग करना तो आसान है, अब इस उम्र में ये सब सीखना बड़ा मुश्किल काम है, ना तो टाइम रहता है इसके लिए। तो फिर भी शौक है, इस वजह से मैं ये करता हूँ। तो बाकी मिलते हैं कल, और देखिए क्या होता है कल के दोनों मैचेस में। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो, और सेंड इन योर कमेंट्स। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।